again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th students, भाई IP की धमाकेदार शुरुआत हम कर चुके हैं. जैसे कि आपको पता चल चुका है कि बरका मैम ने क्लास 11th का IP, CS, AI सारी चीजों की शुरुआत कर दी अपने चैनल पर. और IP Informatics Practices बुक कोड 065 कि फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम को हम स्टार्ट कर चुके हैं. अब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमने लेटेस्ट सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस सिलेबस के बेसिस पर हम ये पढ़ाई कर रहे हैं. और सुमिता अरोरा बुक प्लस एनसीईआरटी दोनों को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर. तो आपको ये अच्छे से पता चल चुका है कि भाई चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट 1 तो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक्स को कवर किया था विद हार्डवेयर्स. आज डिस्कस करने वाले हैं हम पार्ट 2, और इस पार्ट 2 के साथ में इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करेंगे. तो सेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि आज इस सेशन में हम चैप्टर को खत्म करेंगे. ठीक है जी, करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ में. अब देखो, हार्डवेयर तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं कि कंप्यूटर्स के वो सारे फिजिकल पार्ट्स जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, मतलब जो कि फिजिकली कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो. ये बेसिक डेफिनेशन होती है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, आपका सीपीयू, ये सारी चीजें आ जाती है. तो हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस को कवर किया था डिटेल में लास्ट सेशन में. आज के सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सारी चीजों को बेसिकली कवर करने वाले हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, तो सुमिता अरोरा बुक से हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है जहां से आपका पेपर बनता है ना जी. तो बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना है और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार सेशन में आए हो बेटा, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेजिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग को डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से. जीरो से हीरो वाला जो सफर है वो आप यहाँ मेरे साथ तय करोगे. और 11th से ही हम 12th क्लास की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि क्लास 11th इज द बेस फॉर यू. क्लास 11th में आपने यदि सारी चीजें अच्छे से पढ़ी है, क्योंकि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स क्लास 11th में ही पढ़ना है, क्लास 12th में इसका एडवांस लेवल पढ़ना है. तो क्लास 11th से हम 12th की तैयारी कर रहे हैं. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, है ना. अब देखो, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो चीजों से मिलकर क्या बना है, आपका कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है. हार्डवेयर बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्टोरेज, है ना, जितने भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं. अब वही यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं मैम. Softwares represent set of programs that governs the operation of a computer system and make the hardware run. मतलब कि दोनों ही होना बहुत जरूरी है. यदि आप सोचो कि आपके पास में हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कंप्यूटर को यूज कर लो, तो इट इज नॉट पॉसिबल. या फिर आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, आपकी पेन ड्राइव वगैरह में आपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल किया हुआ है और अब आप उसको रन करना चाहते हो, लेकिन आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है, तो आप उन सॉफ्टवेयर्स का कुछ नहीं कर सकते हो. तो दोनों होना कंपलसरी है. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, हम ये बोल सकते हैं, है ना. कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स. तो सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जिसकी मदद से हार्डवेयर्स को आप रन कर सकते हो, जिसकी मदद से आप हार्डवेयर्स को यूज कर सकते हो. ठीक है जी. तो दो टाइप से यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स को क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. ध्यान रखना, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि बेटा देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो यूजर्स यूज करते हैं. तो यूजर्स को फैसिलिटी देने वाले सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए. जैसे आप मूवीज देखते हो, गेम्स प्ले करते हो, आप वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है जो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, यूजर्स के काम को इजी करते हैं. अब वही सिस्टम को भी तो रन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है ना. सिस्टम कैसे प्रॉपर्ली काम करेगा, तो इसके लिए कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन हार्डवेयर्स को हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की मदद करते हैं, सिस्टम को हेल्प करते हैं, है ना, रन करने में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को हेल्प करते हैं. तो ऐसे आप डिफरेंस इनका याद रख सकते हो. क्लियर हुआ अच्छे से. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आपके आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, नाम सुना होगा आपने, लास्ट सेशन में 9th 10th में भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा था. और वहीं जब हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो जितने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप रन करते हो, जितने सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को देते हो, जिस भी सॉफ्टवेयर की मदद से, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना. तो अब आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर अ मशीन दैट नोज नथिंग टू इटसेल्फ. मशीन कुछ नहीं जानती है. कंप्यूटर सिस्टम एक डंप मशीन होता है, ह्यूमंस ने बनाई जरूर है, लेकिन उसको एक एक चीज बतानी होती है, उसको सॉफ्टवेयर की मदद से आप इंस्ट्रक्ट करते हो. ठीक है जी. सो रादर इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन
instructions for each and everything it performs. These instructions are provided through softwares. क्लियर हुआ अच्छे से? सो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस, वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनल कंप्यूटर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. इनपुट डिवाइस को इनपुट भेजना है, ठीक है, कहां तक भेजना है? स्टोरेज डिवाइस तक. स्टोरेज डिवाइस से डेटा आ रहा है, कहां तक आ रहा है? प्रोसेसर तक. प्रोसेसर से डेटा वापस स्टोरेज डिवाइस में जाके सेव हो रहा है, फिर वापस आपका आउटपुट डिवाइस तक पहुंच रहा है. तो ये जितनी भी प्रोसेसिंग है, इसके लिए जो सिग्नल्स जनरेट करने वाली यूनिट है वो कंट्रोल यूनिट है. लेकिन अल्टीमेटली ये इंस्ट्रक्शंस जनरेट कैसे होती हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट होती हैं, क्योंकि इंटरनल जितनी प्रोसेसिंग है वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आपके घर में आपकी मदर होती है, आपकी जो मदर है, आपके जो पेरेंट्स है, फादर और मदर, वो मिलकर पूरा घर चलाते हैं. यदि उनमें से कोई भी नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि आपके कोई काम पहले के पेंडिंग रह जाते हैं. लेकिन जैसे ही वो आप पूरा सारा घर का काम करते हैं, चाहे गेस्ट हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे बाहर का कोई बिजनेस वगैरह हो, व्हाटएवर, सारा काम वो मैनेज करते हैं कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि भाई किस यूनिट को क्या काम करना है. इनपुट यूनिट को इनपुट देना, आउटपुट यूनिट को आउटपुट जनरेट करना, स्टोरेज यूनिट को डेटा स्टोर करना है. ये सारे इंस्ट्रक्शंस का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है. ठीक है, तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट होता है, जैसे आप कोई कंपनी की बात करें, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो मैनेजमेंट का काम मैनेजर का होता है. तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह ही काम करता है, यही समझ लो, जो ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करने का काम करता है. ठीक है जी, चलिए उसके बाद आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. अब देखो, मैंने आपको शुरुआत से बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है भाई. आप उससे हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, उर्दू में बोलो, गुजराती में बोलो, वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझेगा, है ना? आप बोलोगे जरूर, लेकिन वहां कुछ ऐसे यूनिट्स लगे हुए हैं, वहां कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं जो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें सिस्टम समझता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को समझता है. तो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर तो चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो चाहिए जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको अब हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो देखो, सबसे पहले बात कर लें ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दस मेक the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware is an efficient manner. अब जो बताने जा रही हूँ ना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मैनेजर की तरह काम करता है ना? क्या क्या काम कर लेता है मैम? ये क्या क्या काम कर सकता है? तो जैसे कि एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट को हैंडल करता है ना, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, परचेस डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कस्टमर से रिगार्डिंग कोई सर्विस, सारे काम को करता है ना. वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेज करता है, फाइल मैनेज करता है, जितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपने कनेक्ट किए उनको मैनेज करता है, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है, और साथ ही नेटवर्किंग, कमांड, इंटरप्रिटेशन, सारी चीजों को ध्यान रखता है. सारे काम करने का जो मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है. तो अब हम बोल सकते हैं कि इसके दो मेन गोल होते हैं. क्या होते हैं इसके? दो मेन गोल होते हैं. पहला तो ये कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर के साथ में प्रॉपरली काम कर लें, जितने हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो वो सारे हार्डवेयर के साथ में मिलकर काम करें, इन सभी को मैनेज करें. और दूसरा ये कि जितने यूजर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने यूजर्स इस कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करें. उनसे जो भी टास्क आ रही है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो, है ना, सपोज आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप प्रोग्राम इंसर्ट करते हो, ठीक है, आप कोई फाइल बना रहे हो, आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस यूजर से आ रही है उसको भी मैनेज करना. तो एक तरीके से हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में, एक तरीके से हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. समझ में आया? तो दो इसके गोल हो गए. प्राइमरी गोल, फर्स्ट फॉर मेक कन्वीनियंट टू द कंप्यूटर सिस्टम टू यूज बाय यूजर्स, ओके, एंड सेकंड इज जो हार्डवेयर है वो एफिशिएंट मैनर में काम करे. कहीं कोई डिवाइस काम तो नहीं कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने यूएसबी डिवाइस से अपना जो माउस है उसको कनेक्ट किया, ठीक है, अब माउस सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये कौन डिटेक्ट करेगा प्रॉब्लम? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो डिटेक्ट करेगा दैट यूएसबी डिवाइस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्ली और यूएसबी डिवाइस इज रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्ली. ये मैसेजेस आप देखते हो ना, जब भी कोई पेन ड्राइव लगाते हो या कोई माउस लगाते हो तो आपको ये मैसेजेस देखने को मिलता है. तो ये कौन इंस्ट्रक्शंस आपको देता है? ये कौन पता करता है कि भाई ये हार्डवेयर सही तरीके से काम कर रहा है? The one and only operating system. समझ गए अच्छे से? तो operating system is an important component of computer system which controls all other computer components. ठीक है. Now इसके जो major components होते हैं, जो major चीजों को जिसको ये help करता है, वो है हार्डवेयर. जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस आप लगाते हो, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और पेन ड्राइव्स वगैरह, मेमोरी कार्ड, ग्राफिक कार्ड, एवरीथिंग, जितने हार्डवेयर उनको मैनेज करता है.
अब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर के साथ में आता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। नाउ द एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स कंपाइलर्स लिंकर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड द ह्यूमन वेयर्स, मतलब यहाँ पर बात कर रहे हैं यूजर्स की जो कि कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जब कहानी आती है या जब बात निकलती है तो बेटा देखो, जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम परचेज करने जाते हो तो वहां वेंडर भी आपसे सबसे पहले यही पूछता है कि भाई आप लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम ले तो रहे हो, लेकिन इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो विंडोज का नाम सबसे ज्यादा टॉप पर आता है। जब आप विंडोज की जब आप कोई डेल या ऐसे कोई कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते हो तो उसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हो। वहीं यदि आप एप्पल के कंप्यूटर सिस्टम से जाते हो या लैपटॉप में जाते हो तो वहां एप्पल का मैक ओएस होता है ना। ऐसे अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस होता है। विंडोज का लेटेस्ट बात करें तो विंडोज 11 पे हम काम कर रहे हैं, विंडोज 10, विंडोज 11 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर रोल्स इज टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ओएस रिस्पांसिबल फॉर एलोकेटिंग रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, CPU, etc. so that its instructions can be executed by CPU. तो मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, डेटा को इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में कैरी ऑन करना, मेमोरी तक पहुंचाना, मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाना, इन सभी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तभी जाकर आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। अब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। यदि हम बात करें ओल्ड टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के तो वो होते थे आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें DOS फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर एट ए टाइम एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर सकता था, है ना। मतलब कि इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे खुलता था जहां आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ कमांड्स लिखते थे। आपको फाइल क्रिएट करना है तो आप कॉपी कॉन कमांड लिखते थे, ठीक है। वहीं आपको फोल्डर बनाना है तो आप mkdir कमांड लिखते थे, ठीक है। तो इन कमांड्स के थ्रू हम क्या कर सकते थे, फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट कर सकते थे। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब यहाँ पर एट ए टाइम सिंगल यूजर काम कर सकते हैं, एट ए टाइम एक ही विंडो ओपन होगी, इसमें आप अपना काम कर पाओगे, वो भी कमांड इंटरफेस पर। आपको कमांड्स लिखनी होगी, कोई ग्राफिकल इंटरफेस आपको नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही था, MS का ही था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर धीरे धीरे क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लेकर आए, ठीक है। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आए, जिसमें आप प्रॉपरली डेस्कटॉप स्क्रीन देखते हो। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप राइट क्लिक करके फाइल और फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो ना। तो ये क्या होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95, 99, 98, XP, विस्ता, आपने सुना होगा। ये सारे जो थे ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद लॉन्च किए गए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी, उन्होंने बेसिकली क्या किया, डॉस के बाद में जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उनको डिजाइन किया, जिसमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। अब मल्टी यूजर क्या, कि बेटा आप एक समय पे एक से ज्यादा यूजर उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जहां नेटवर्किंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जिसमें एट ए टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें एट ए टाइम एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं, और जो आपको GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। अब इनको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाने वाले क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है ना। सिलेबस में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि कभी आ गया इन केस एग्जाम में पूछ लिया आपसे, MCQs में पूछ लिया तो आपको डिफरेंस तो पता होगा ना, जिसके बेसिस पे आप लिख पाओगे, ठीक है। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो रियल टाइम को शेयर करते हैं, मतलब जो रियल टाइम पे काम कर रहे होते हैं वो टाइम शेयरिंग होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम प्रोसेसर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बड़ी बल्क की टास्क होती है, जैसे एक लार्ज टास्क है किसी प्रोसेसर के पास में, और उस लार्ज टास्क को कंप्लीट करने में लॉन्ग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए हुए हैं, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होगा कि यहाँ पे उस टास्क को मल्टीपल टाइम में डिवाइड कर देना, मल्टीपल टास्क में डिवाइड करना और अलग अलग प्रोसेसर से फटाफट से काम करवाना, ठीक है। इसी को आप यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम बोल सकते हैं कि रियल टाइम में टास्क को एग्जीक्यूट करता है। वहीं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा टास्क को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। प्रोसेसर, जैसे आप फॉर एग्जांपल कि आप म्यूजिक भी सुन रहे हो, आप कोई फाइल पे काम कर रहे हो, साइड में आपका कोई मूवी भी चल रहा है, प्रिंटर से प्रिंटिंग भी निकल रही है, तो भाई वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में साइमल्टेनियसली इतने सारे टास्क को प्रोसेस कर पा रहा है
वो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। जब आप एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हो तो वहां डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। अब दूसरा हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो मैम ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी तो अच्छे से क्लियर हो गई, बट व्हाट अबाउट लैंग्वेज प्रोसेसर्स? तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करोगे उससे कुछ समझ नहीं आएगा, वो सिर्फ समझता है 010101 लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट जरूर करता है लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर लेता है 01 में। तो उसके लिए, ये कन्वर्जन के लिए एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें नाम तो सुना होगा आपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर का, है ना जी। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आप इंग्लिश में कुछ लिखते हो कंप्यूटर में, आप हिंदी में कुछ लिखते हो कंप्यूटर में, वो सब 01 में कन्वर्ट होता है with the help of this system software. So it is a special type of computer software that can translate the source code into object code और machine code. बात समझ में आई? तो अब यहाँ पे जो source code की कहानी बयां कर रहा है ना, वो ये है जो अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सोर्स कोड मतलब आप सपोज पाइथन, C++, जावा में कोई कोड लिखते हो तो हम कैसे लिखते हैं कोड? क्या 01 में कोड लिखते हो क्या? नहीं ना, आप अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोड लिखते हो। आगे अभी हम पाइथन का भी यूज करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, इनिशियल लेवल से सिखाऊंगे, बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच लेवल से आपको सिखाने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वहां पे जो भी आप सिंगल लाइन का भी कोड लिखते हो तो वो हमारे अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ही होता है, मतलब जिसे हम समझते हैं। लेकिन उसी पर्टिकुलर कोड को जिसको हम समझ रहे हैं ना, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड इज नोन एज सोर्स कोड। अब यहाँ पे यूज होते हैं ट्रांसलेटर्स। कहाँ यूज होते हैं? यहाँ पे कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। तो बेटा जी इस ऑब्जेक्ट कोड को क्या कहते हैं? इस ऑब्जेक्ट कोड को ही कहते हैं हम मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। ध्यान रखना, ठीक है। तो सोर्स कोड, जो आपने लिखा कोड, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो कोड लिख रहे हो वो सोर्स कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स यूज हो रहे हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड 0 और 1 में। यहाँ आपने सपोज हेलो प्रिंट करवाया है, ये मैसेज प्रिंट करवाया है, ये मैसेज प्रिंट होगा, लेकिन कैसे प्रिंट होगा? ये कमांड कैसे कंप्यूटर समझेगा? 01 में। तो इसको 01 में कन्वर्ट करने का काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। तो सोर्स कोड रिफर टू द प्रोग्राम कोड रिटन बाय प्रोग्रामर। सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में, C++, जावा, पाइथन जैसे लैंग्वेजेस में जो कोड आप लिखते हो, जो प्रोग्रामर कोड लिखते हैं, वो सोर्स कोड। और वहीं ऑब्जेक्ट कोड रिफर्स टू द कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड होता है जो कि मशीन समझती है, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजीली। और ओके, और फिर हार्डवेयर उसको इजीली रन कर पाते हैं, क्योंकि हार्डवेयर भी जिस लैंग्वेज को समझते हैं वो सिर्फ 01 लैंग्वेज होती है, ठीक है। प्रोसेसर भी 01 को समझता है। बात समझ में आई? सो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन तीनों पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं असेंबलर की। तो बेटा जी असेंबलर जो है ना, ओल्ड टाइप का लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जब मशीन लैंग्वेज में कंप्यूटर से बातचीत की जाती थी, मतलब जब मैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करूं, है ना, जब कंप्यूटर्स को इवॉल्व किया जा रहा था, जब कंप्यूटर्स की शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पे हम भी 0101 में ही कंप्यूटर से बातचीत करते थे। मतलब जो कम्युनिकेशन होता था, जो भी आप डेटा इनपुट करते थे, जो डेटा प्रोसेस होता था, वो सिर्फ 01 में होता था। अब 0101 के कोड को याद कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे C++, जावा। तो अब ये जो हाई लेवल लैंग्वेज और ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच का जो सफर था वो तय किया गया असेंबलर के थ्रू। मतलब वहां पर कुछ ऐसे लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया कि जो यूजर के लिए ज्यादा टफ ना हो। तो बीच में आई एक असेंबली लैंग्वेज, जिसमें ना आप 01 में तो बात नहीं करते थे, लेकिन आप प्रॉपरली इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में भी बात नहीं करते थे। वहां पर हम क्या करते थे, कंप्यूटर्स में जो कोड करते थे वो कोड एक निमोनिक्स के फॉर्मेट में होता था। मतलब रजिस्टर्स का नाम याद कर लेते थे आप, REG1 रजिस्टर 1 का नाम है। कुछ भी एक्यूमुलेटर्स रजिस्टर्स जो यूज होते थे, कुछ लिंकर कोडर्स वगैरह जो उसमें होते थे, उनका नाम याद करके उसके अकॉर्डिंग आप कोड करते थे। तो ये 01 से थोड़ा इजी था, लेकिन उस कोड को भी याद कर पाना, उसमें भी कोड कर पाना थोड़ा टिपिकल होने लगा, ठीक है। तो असेंबलर जो होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते थे मशीन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने रजिस्टर 1 में डेटा को स्टोर करवाया तो मैंने REG1 लिख दिया। अब फिलहाल हमने एक्यूमुलेटर में काम कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटर 1 में काम कर रहे हैं। तो अब ये भी याद रख पाना टफ है। अब इसको भी तो कन्वर्ट करना होगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं हम, वो होता है असेंबलर।
असेंबलर क्या करता है, इस पर्टिकुलर कोड को 0101 में कन्वर्ट कर देता है, जो भी कोड आप यहाँ लिखोगे। और ये जो चीजें हैं इसको असेंबली लैंग्वेज में कहा जाता है निमोनिक्स। क्या कहते हो आप इसको, निमोनिक्स, याद रखना, ठीक है। एम से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, एम साइलेंट होता है, निमोनिक्स इसको कहा जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड करते थे वो निमोनिक्स के फॉर्मेट में होते थे, और उस कोड को कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता था, जो 01 में कोड को कन्वर्ट करता था, ठीक है। अब ये तो हो गई वहां पुरानी लैंग्वेज, है ना, ओल्ड टाइप लैंग्वेज हो गई, जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर्स में यूज की जाती थी। अब आप बढ़ते हैं आगे अगले टाइप के इंपॉर्टेंट लैंग्वेज प्रोसेसर की तरफ, जिसका नाम है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं। मतलब आज आप पाइथन में भी कोड करते हो या आप C++, जावा प्रोग्रामिंग में भी कोड करते हो, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो कोड करोगे वो इंग्लिश टाइप कोड होगा। जैसे सपोज कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो, क्या लिखा मैंने, प्रिंट हेलो। अब ये तो बहुत बेसिक सा कोड है, आपने 9th 10th में भी देखा होगा। अब ये कोड आप पाइथन में भी कर सकते हो, ये कोड आप जावा में भी कर सकते हो, ये आप C++ में भी कर सकते हो, सेम कोड होता है, बस थोड़ा सिंटैक्टिकली डिफरेंट होता है। ये कोड हमने अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा, तो इसको हमने कहा मैम सोर्स कोड, और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, हर कोई पढ़ के समझ सकता है कि भाई क्या कोड लिखा हुआ है ना। अब इस कोड को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, या तो आप कंपाइलर का यूज कर लो या आप इंटरप्रेटर का यूज कर लो, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो कोड है वो आपका किस में कन्वर्ट कर देंगे, 010101 फॉर्मेट में, दैट इज मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, जिसको हम कहेंगे क्या, जिसको हम कहेंगे मैम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ध्यान से समझना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि इंटरप्रेटर जो होता है ना, वो सॉफ्टवेयर एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है ना, लाइन बाय लाइन एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब सपोज कि आपने क्या किया, सपोज आपने कोई 10 लाइन का कोड लिखा, ध्यान से समझना, सपोज आपने कोई 10 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई 10 लाइन का कोड लिख देती हूँ। ये सपोज मैंने एक कोड लिखा 1 2 3 ऐसे कुछ मैंने 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर पहले एग्जीक्यूट करेगा, पहले क्या करेगा इंटरप्रेटर, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी कोड लिखने में। यदि मिस्टेक करी है तो आपको वो एरर शो कर देगा, आप एरर सॉल्व करोगे, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर अगली लाइन पे मूव करेगा, फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर क्या करता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है। समझ में आई बात, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो कंपाइलर है उसका काम थोड़ा डिफरेंट होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। अब ये फास्ट कैसे होता है मैम, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि इसको क्या करना है, पूरे कोड को एक साथ पढ़ना है, एक साथ एग्जीक्यूट कर देना है। जिस भी किसी लाइन में एरर होगी तो वो बता देगा। मेरी बात समझ में आई। कंपाइलर क्या करता है, पूरी 10 लाइन ऑफ कोड को एक साथ एक बंच में पढ़ेगा, रीड करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, एंड कंपाइलर इज फास्ट एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर क्योंकि बंच ऑफ कोड को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो चुका होगा, डिफरेंस भी अच्छे से और समझ भी आ गया होगा। बाकी काम तीनों का एक ही है, तीनों ही क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स है, तीनों ही सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको बहुत बेसिक और बहुत इनिशियल लेवल से मैंने समझाया, होपफुली समझ में आ गया। चलो, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कहानी क्लियर। अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बने हुए हैं, जो कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहे हैं, मतलब इंटरनली जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंप्यूटर के, उनको मैनेज कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो यूजर्स से इंटरैक्ट करते हैं, जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जो यूजर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस सॉफ्टवेयर परटेन्स वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शन, कैन नॉट प्रिपेयर रिजल्ट फॉर अ स्कूल। मतलब हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम एक होता है, आप देखते हो आजकल क्या आप स्टेशन जाकर के रिजर्वेशन करवाना पसंद करते हो? नहीं ना, आप अपने मोबाइल फोन लैपटॉप में IRCTC एप्लीकेशन या बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन, 4 से 5 एप्लीकेशन आपको आराम से मिल जाएगी जिनके थ्रू आप अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो, है ना। तो बेसिकली जैसे आप रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो जो आपको टिकट्स रिजर्व करने में हेल्प कर रहे हैं, उसके थ्रू आप अपने स्कूल का फी तो नहीं पे कर सकते हो, है ना जी। तो स्कूल के लिए अलग से एक वेबसाइट होती है, अलग से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपका पर्टिकुलर स्कूल से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के अलग अलग वर्क को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है. सो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर हियर. सो दीज आर द प्रोग्राम्स रिटन बाय प्रोग्रामर्स, और इन्हें प्रोग्रामर्स के थ्रू लिखा जाता है स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए. क्लियर. अब इसमें आपका मेडिकल अकाउंटिंग सिस्टम आ सकता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम आ सकता है, रिजल्ट प्रिपरेशन सिस्टम आ सकता है, रेलवे रिजर्वेशन आ सकता है, बिलिंग सिस्टम आ सकता है. ठीक है. कोई कैलकुलेशन या कोई फिगर कैलकुलेशन कोई सॉफ्टवेयर होता है वो आप क्रिएट कर सकते हो. तो यदि हम इसको सब डिवाइड करें तो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं. पहला होता है आपका पैकेजेस, दूसरा होता है यूटिलिटी, थर्ड होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ होता है डेवलपर टूल्स. अब जो मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी बताई ना, उनको इन चार कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया. वन बाय वन चारों समझ लेते हैं. पैकेजेस क्या होते हैं? जो कि एक ऑफिस सूट होता है, देखा होगा आपने. मतलब जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की बात करूं तो आपने देखा होगा एमएस ऑफिस सूट. इसके अंदर क्या आ जाता है? ये एक पैकेज होता है. ये क्या होता है? एक पैकेज होता है जिसमें आप क्या देखोगे? जिसमें आप देखोगे आपको वर्ड मिल जाएगा, एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेस सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, आउटलुक मिल जाएगा. ऐसे बहुत सारे हैं. ये तो कुछ कॉमन है जिनको हम यूज करते हैं, मैंने बात बताई आपको. ठीक है. तो एमएस ऑफिस जो एक सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स आपको मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने काम को इजी कर पाओगे. तो पैकेज only system software doesn't suffice for efficient use of computers because the system software exists mostly for the benefit of computer. तो system software तो सिर्फ कंप्यूटर को benefit provide कर रहे हैं. Other programs, application software required to make the computer useful for people. Application software has been written to do almost every task imaginable. ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप जितने भी टास्क को इमेजिन कर पा रहे हो ना, कि कंप्यूटर्स की मदद से आप जो भी काम कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, गेम्स प्ले कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, वो सारी चीजें जो आपने इमेजिन की है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल होती है. तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर्स भी डिजाइन कर सकते हो और जिन सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो. तो बेसिकली इसी टाइप के जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं? पैकेजेस कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया है. तो वही एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको पैकेजेस कहा गया है, उसमें आ जाता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट टूल जिसमें आप एक्सेल जैसी शीट्स वगैरह को प्रिपेयर कर सकते हो, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है जो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, है ना. वहीं बात करें डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, जैसे कॉरेल ड्रॉ हो गया, डीटीपी हो गया. ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. ठीक है जी. तो आजकल एआई बेस्ड भी बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है जिनका आप यूज कर सकते हो. तो ये आ गए आपके किसमें? पैकेजेस की कैटेगरी में. ठीक है. अब एमएस ऑफिस के अलावा आजकल ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस भी खतरनाक पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, है ना जी. चलो अब बढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. व्हाट इज दिस यूटिलिटी? यूटिलिटी का मतलब जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. अब कैसी फैसिलिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं? आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो वो आपको क्या देता है? एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, जिसकी मदद से आप दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज कर पा रहे हो, इंटरनेट से बिना किसी डर के फाइल को डाउनलोड कर पा रहे हो, है ना, ताकि कोई वायरस आपके सिस्टम को हार्म ना करे. तो एंटीवायरस यूटिलिटी दे रहा है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अंडरस्टैंड. वही बात करें हम कि आपको कोई फाइल लार्ज है जिसको आपको शेयर करना है अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक. समझ में आई? मतलब बात ये बता रही हूं मैं कि कोई एक ऐसी लार्ज फाइल है, सपोज वो 1 GB की फाइल है, तो अब वो फाइल आपकी ट्रांसफर ही नहीं हो रही है ड्यू टू लार्ज स्पेस ना. तो आप उसको क्या करोगे? उसको आप उसका साइज रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपने एक डिस्क कंप्रेसर फाइल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टोरेज स्पेस को कम करने के लिए फाइल कंप्रेसर टूल, जो कि आपकी फाइल को कंप्रेस कर देगा, एमबीज केबीज में डिवाइड कर देगा. तो ऐसे जो टूल्स है वो आपको यूटिलिटी और फैसिलिटी देते हैं. तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के अंदर आते हैं. ठीक है. तो यूटिलिटीज आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम्स दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, जिसकी मदद से कंप्यूटर की फंक्शनिंग स्मूथ होती है और जो यूजर्स हैं वो भी इजीली कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम को असिस्ट करते हैं. कोई डेटा आपसे एक्सीडेंटली इरेज हो गया, होता है जनरली, आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई. अब भाई फाइल डिलीट हो गई, इसको वापस कैसे लेकर आए? गलती से परमानेंटली आपने डिलीट कर दी, तो परमानेंटली जो डिलीटेड फाइल है वैसे तो वो मिलती नहीं है, बट कुछ रिकवरी टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप फाइल को वापस लेकर आ सकते हो. तो वो रिकवरी टूल्स भी क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं. डेटा रिकवरी टूल्स आते हैं जो. ठीक है. तो यहाँ पे इनकी मदद से क्या होता है कि हम अपने काम को इजीली कर पाते हैं. सो इट इज एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ दैट एवरीथिंग कम्स विद इन प्रोस एंड कॉन्स. सॉफ्टवेयर आर आल्सो नॉट एन एक्सेप्शन टू इट. यूटिलिटीज ब्रिज द गैप्स बाय हेल्पिंग द सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मैक्सिमाइज योर कंप्यूटर्स पोटेंशियल.
तो यूजर्स की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए और कंप्यूटर की पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। इसमें सबसे पहली बात कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटर टूल की। टेक्स्ट एडिटर टूल जिसमें आप टेक्स्ट फाइल्स को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आता है बैकअप यूटिलिटी, वही बताई मैंने बात, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको आप बैकअप लेके रख सकते हो। तो बैकअप भी एक क्या हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जहां से यदि सिस्टम से गलती से डेटा लॉस्ट भी हो जाता है तो आप उस बैकअप यूटिलिटी टूल के थ्रू अपने डेटा को वापस लेकर आ सकते हो। कंप्रेशन यूटिलिटी टूल, वही फाइल कंप्रेसर, डिस्क कंप्रेसर टूल्स होते हैं। अब बात करते हैं आगे हम डिस्क डीफ्रेगमेंटर की। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल क्या होता है? अब देखो डिस्क को भी डीफ्रेगमेंट करना होता है। जैसे सपोज कि आपकी सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगी हुई है, अब वो हार्ड ड्राइव है उसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो, ई ड्राइव में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में। आपने देखा डिस्क के पार्टीशंस होते हैं, तो बेसिकली उसके लिए भी यहाँ पे डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल यूज किया जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फाइल्स को अलग अलग लोकेशन पर सेपरेट वे में स्टोर करवा सकते हो। नाउ डिस्क फ्रेगमेंटर यूटिलिटी प्रोग्राम स्पीड्स अप डिस्क एक्सेस बाय रीअरेंजिंग द फाइल्स एंड फ्री स्पेस ऑन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में कितना फ्री स्पेस बचा हुआ है, कहाँ कौन सी फाइल्स है। जैसे सी ड्राइव में जनरली क्या होती है, प्रोग्राम फाइल्स होती है। डी ड्राइव, ई ड्राइव में आप अपने अकॉर्डिंग किसी फाइल्स को रख सकते हो। डी ड्राइव में आप सारी म्यूजिक फाइल्स रखते हो, ई ड्राइव में आपकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स होती है आप उनको रखते हो। तो ऐसे हम अपने अकॉर्डिंग डिस्क में फाइल्स को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल्स भी होते हैं। और सबसे लास्ट बात करूं, जो यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाला इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज एंटीवायरस। हम जब भी कोई नया कंप्यूटर परचेज करते हैं या नया लैपटॉप लेते हैं तो भाई सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जिसको इंस्टॉल करते हैं वो होता है एंटीवायरस, है ना। क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंप्यूटर्स को हार्म होने से, इन्फेक्ट होने से बचाता है ना जी। तो द यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर वायरस फ्री वर्क एनवायरनमेंट। जो भी मैलिशियस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितने भी मैलिशियस वायरसेस होते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स हो गया आपका, और अलग अलग टाइप के बूट सेक्टर वायरस होते हैं, जितने टाइप के भी वायरसेस होते हैं उन सबसे बचाने के लिए हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना जरूरी होता है। मैकेफी हो गया, क्विक हिल हो गया, नेट प्रोटेक्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। आजकल तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। वेल यदि आप इसको परचेज करके प्रॉपरली इसको इंस्टॉल करते हो, कॉन्फ़िगर करते हो अपने सिस्टम में, तो ये लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हो। इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अदरवाइज ये एक्सपायर भी हो जाते हैं। चलिए, तो अब जो मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी बताई वो अच्छे से समझ में आ गई, है ना। तो यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो बहुत ध्यान से समझो, ये चार्ट जो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली डिपिक्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें हम हार्डवेयर की, तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, सीपीयू, डिस्क, है ना, ये सारे हार्डवेयर हो गए। हार्डवेयर के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ये क्या करते हैं, सिस्टम को फैसिलिटी देते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, डिवाइस, ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपका स्प्रेडशीट, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर्स, डेटाबेसेस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। सो दिस इज होल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कैटेगराइज भी कर सकते हो। यदि एग्जाम में आ गया डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो लिख कर आ जाओगे ना। यदि एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया कि आइडेंटिफाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आइडेंटिफाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन भी टिक करके आओगे, है ना। चलो अब बढ़ते हैं कुछ बिजनेस सॉफ्टवेयर्स की तरफ। तो देखो बिजनेस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बिजनेस में यूज किए जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि आप कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आपको बिल्स को जनरेट करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सिस्टम पे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बिल्स जनरेट कर दे, है ना। स्टॉक को मैनेज करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो स्टॉक को मैनेज कर दे। स्कूल में आप देखते हो कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, इनके सबके अपने अपने स्पेसिफिक वे होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होते हैं जिनके लिए ये यूज किए जाते हैं, है ना। कस्टमर्स की क्वेरीज को मेंटेन करने के लिए कस्टमर के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है जो कस्टमर्स की क्वेरीज को हैंडल करता है ना जी। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस की स्मूथ वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। जैसे टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ना, जिसके अंदर आप अकाउंट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो अकाउंट्स से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो है टैली सॉफ्टवेयर। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, एम्प्लॉयज की सैलरी जनरेट करने के लिए पेरोल सिस्टम होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, होटल जाते तो होटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कोई डी मार्ट वगैरह या कोई सुपरमार्केट में जाते हो तो वहां पे एक ईआरपी सिस्टम होता है जो कि कस्टमर्स जो भी परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है ना। यदि आप होटल्स के टिकट्स बुक करते हो, रूम बुक करते हो, कहीं ट्रैवल करते हो तो उसके लिए रिजर्वेशन करवाते हो, तो रिजर्वेशन सिस्टम्स होते हैं, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स होती है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बिजनेस रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हेल्प करते हैं। वहीं बात करें सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज के बारे में, तो समझो ये भी एक डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर होते हैं।
जब मैं बात करती हूँ ना हार्डवेयर के बाद जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या जावा की या सी प्लस प्लस की, तो बेटा जी ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जिन सॉफ्टवेयर्स में क्रिएट की जाती हैं, उनमें कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आपको इजीली कोड कर सको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, सो लाइब्रेरीज का मतलब क्या हुआ, जिसकी मदद से व्हेन प्रोग्रामर डेवलप सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दे हैव प्री रिटन सेट ऑफ कोड, फंक्शंस, क्लासेस, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा। मतलब उसको पहले से लिखे लिखाए कोड मिल जाते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, पहले से जो बने बनाए फंक्शंस और कोड्स होते हैं वो जहां स्टोर होते हैं, वो बेसिकली लाइब्रेरीज होती हैं, जिनकी मदद से प्रोग्रामर को ईजी होता है कोई भी कोड करने में। ठीक है, अब यदि हम लाइब्रेरीज की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, यदि मैं पाइथन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से पाइथन को समझेंगे, है ना। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक होता है नमपाई लाइब्रेरी, जिसको न्यूमेरिकल पाइथन के नाम से जानते हो, एक होता है स्कीपाई लाइब्रेरी, जिसको साइंटिफिक पाइथन के नाम से जानते हैं, एक होता है पेंडास लाइब्रेरी, है ना। अब ये कुछ ही लाइब्रेरी मैंने यहाँ पर बताई, इसके अलावा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी होती है, टेंसरफ्लो होती है, बहुत सारी होती है। पाइथन में तो ढेर सारी लाइब्रेरीज है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का अपना अपना अलग यूज है। ठीक है, यदि हम एआई की बात करें तो एआई में अलग अलग लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है कोड करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। इन बेसिक लाइब्रेरीज का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप सीएस पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस में हो, चाहे आप आईपी में हो, चाहे आप एआई में हो, चाहे आप 9th का कंप्यूटर्स उठा लो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी मच पॉपुलर लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे नंपाई की बात करें तो जब आपको कोई न्यूमेरिक अरेज पर या मैट्रिक्स पे काम करना होता है तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स अपने आप बने बनाए मिल जाते हैं, बस उसको यूज करो, है ना। यदि आप स्कीपाई का यूज करते हो तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, स्टैटिस्टिक्स के बने बनाए कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। इसका डेफिनेटली इसको आप बस लिख कर यूज कर सकते हो, आपको बल्क में कोड लिखने की जरूरत नहीं है। पेंडास की बात करें तो यहाँ पे यदि आपको 1D अरे, 2D अरे, या फिर हम बात कर ले साथ में यहाँ पर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे किसी पर्टिकुलर डेटा का एनालिसिस करने के लिए टूल्स का यूज करना है तो यहाँ पे बने बनाए कोड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनका आप यूज कर सकते हो। तो आपने नाम भी सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि इन लाइब्रेरीज को आगे हम यूज भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 12th में बेसिकली पेंडास और नंपाई पे आपको सीखना है, काम भी करना है। 11th में तो नंपाई आपको मिलेगा आगे पढ़ने को। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम कैलकुलेटर टू कंप्यूटर एंड स्मार्ट डिवाइसेस। देखो, यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को तो खत्म किया, लेकिन आपकी बुक में, यदि सुनीता अरोरा की बुक की बात करूं तो सॉफ्टवेयर के बाद में कि आप कंप्यूटर्स को कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये कंप्यूटर्स इन्वेंट कैसे हुए, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट भी ऐड है, तो उसको कैसे छोड़े हम, उसको भी तो पढ़ेंगे, है ना। चलो, तो यदि हम बात करें अब यहाँ पे कंप्यूटर्स की और कैलकुलेटर्स की, तो अब इसमें डिफरेंस तो आप भी आसानी से लिख कर आ सकते हो कि जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, बट जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं वो मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। सो इट रन्स ऑन अ लिटिल पावर और बैटरी, एक लिटिल पावर और बैटरी लगा के आप कंप्यूटर सिस्टम कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हो, बट कंप्यूटर सिस्टम के लिए आपको हाई परफॉर्मेंस का सीपीयू चाहिए होता है और हाई पावर चाहिए होता है ना, तभी, क्योंकि इसीलिए तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, तभी ये काम कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको हाई पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है, ना कि बैटरी और कोई पर्टिकुलर सोलर पैनल बेस्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम के लिए प्रोसेसर चाहिए, मॉनिटर चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, और हर एक हार्डवेयर का अपना यूज होता है। तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली कोई एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड मेमोरी होती है ना, कैलकुलेटर में। बट यहाँ हमें दो टाइप की मेमोरीज की जरूरत होती है, आपका रैम रोम हो जाएगा, हार्ड ड्राइव का भी जरूरत पड़ता है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी जरूरत होती है। यहाँ कोई प्रोग्रामेबिलिटी की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो लिमिटेड प्रोग्रामेबिलिटी होती है कैलकुलेटर को डिजाइन करने के लिए। लेकिन एक कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए बेसिकली यहाँ प्रोग्रामेबल मशीन होती है जिसमें आप प्रोग्राम्स कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोसेसर होता है जो कि आईसी इंटीग्रेटेड चिप पर बेस्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। बट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है जी, और ये एक सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है, बट कंप्यूटर्स पे मल्टीपल यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस। वैसे ये डिफरेंस आएगा नहीं, बट कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंस बताओ, तो क्या लिख कर आओगे बेटा, यही लिख कर आना। अब आजकल जो इंटरनेट की दुनिया है, आजकल हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं,
तो आप एक बात बताओ, ढेर सारे स्मार्ट डिवाइसेस आप देखते हो अपने आसपास, देखते हो कि नहीं? कितने सारे स्मार्ट डिवाइसेस आप अपने आसपास देखते हो। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनको स्मार्ट बना दिया है। चाहे मैं गूगल टीवी की बात करूं, चाहे मैं स्मार्ट वॉच की बात करूं, डिजिटल वॉच जिसको कहते हो आप, चाहे आप एसी की बात कर लो, कूलर की बात कर लो, माइक्रोवेव ओवन की बात कर लो, वॉशिंग मशीन की बात कर लो, भाई जितने डिवाइसेस है सब स्मार्ट हो चुके हैं। तो इन स्मार्ट डिवाइसेस में और कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो, पहला तो इनके साइज में डिफरेंस होता है कि कंप्यूटर आपको पता ही है, यदि आप डेस्कटॉप पीसी की बात करते हो तो उसको एक टेबल पर आपको फिट करना होता है, ठीक है। वही स्मार्ट डिवाइसेस, यदि मैं बात करूं पाम टॉप की, यदि मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की, तो उसको आप पोर्टेबल वे में कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हो, उसको फिट करने की जरूरत नहीं होती है। पावर तो यहाँ पे आपको हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत होती है, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस बैटरी से भी चल जाते हैं मैम, है ना। तो आप ये डिफरेंस यहाँ पे लिख कर आ सकते हो। पोर्टेबिलिटी, तो लैपटॉप्स को तो आप कैरी कर सकते हो बट डेस्कटॉप पीसी को कैरी नहीं कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट डिवाइसेस को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो क्योंकि लाइट इन वेट होता है, ठीक है। वर्सेटैलिटी की बात करें तो जो डेस्कटॉप पीसीज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, बल्क में वर्सेटाइल वे में काम करते हैं, कितना भी काम करवा लो थकेंगे नहीं, है ना। और वो मल्टीपल वे में एक समय में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर देंगे। बट वहीं यदि हम बात करें किसकी, स्मार्ट डिवाइसेस की, तो आप यहाँ पर भी मल्टीपल वे को काम करवा सकते हो। मतलब यदि हम बात करें मोबाइल फोन की, तो आप कॉल कर सकते हो, मोबाइल फोन में ऑडियो वीडियो चला सकते हो, है ना। आप मूवमेंट कर सकते हो, तो जहां भी आप जा रहे हो तो वो लोकेशन आपकी ट्रैक कर देगा। तो आप ऐसे डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। इनकी भी डाइवर्स फील्ड्स होती हैं जहाँ इनको यूज किया जाता है। इसमें आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप लिमिटेड डिवाइस को ही, मतलब एक्चुअली ये टच बेस्ड डिवाइस होते हैं, तो इनमें आप अलग से कोई डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई मेमोरी कार्ड वगैरह लगाना है तो स्मॉल डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज्यादा होता है, इसमें आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हो, बट इसका जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो लिमिटेड अमाउंट के साथ में होता है। यहाँ पे आप अलग से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट की फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको यदि कनेक्टिविटी करवानी है तो आपको वाईफाई का यूज करना होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बुक में भी लिखे हुए हैं, बेटा डोंट पैनिक, और बहुत ईजी है, मतलब आप आराम से लिखकर आ सकते हो। बट कभी क्वेश्चन आया 2 नंबर में या 4 नंबर में आपसे पूछ लिया, तो भाई ये डिफरेंस आपको लिखकर आना होगा। नाउ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज द लास्ट टॉपिक, और इसके बाद में हम इस सेशन को यहाँ खत्म करेंगे और साथ ही चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। अब इवोल्यूशन की बात की जाए तो आखिरकार मैम ये जो स्मार्ट डिवाइस हम यूज कर रहे हैं ये इन्वेंट कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, मतलब मेरे ख्याल से तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड से ही जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर का नाम सुना होगा, है ना। देखो क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट होना शुरू हुई, तो आपने देखा होगा कि एक एबेकस नाम का डिवाइस है जिसको इन्वेंट किया गया, है ना। चाइना में इस डिवाइस को इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो एबेकस से ही आइडिया आया किसका, कंप्यूटर्स का। समझ में आई बात? और ये कंप्यूटर वर्ड नाम कैसे पड़ा, कंप्यूट से, कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया। अब अबेकस से बेसिक कैलकुलेशंस आप कर सकते थे, तो कंप्यूटर्स भी इनिशियली कैलकुलेशंस के लिए डिजाइन किए गए, ठीक है। कंप्यूट मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करवाना, तो इनिशियली कंप्यूटर्स से बेसिक कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर्स को यूज किया जाने लगा। अब यहाँ पे बड़े बड़े हार्डवेयर डिवाइसेस होते थे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते थे। तो यदि हम बात करें इसकी जनरेशंस की, तो ये कैसे शुरुआत हुई, तो एबेकस के बाद फिर कैलकुलेटर्स आए, फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। मतलब मैं बात कर रही हूँ 1940 से 1956 की, जब तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स चले थे, जहां पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। और ये वैक्यूम ट्यूब मानो नहीं मानो एक रूम के बराबर होती थी, मतलब वो कंप्यूटर सिस्टम्स एक रूम में सेट होते थे और इतनी हीट जनरेट करते थे कि इनको रिफ्रेश करना पड़ता था बार बार, ठीक है। सो बिग एंड क्लमजी कंप्यूटर्स होते थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का जो साइज है, वेट है, वो भी ज्यादा होता था। नॉट वेरी रिलायबल, इलेक्ट्रिक फेलियर यहाँ पे जनरली होता रहता था बार बार। एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी बिकॉज लॉट ऑफ हीट्स इट वाज जनरेटेड। नाउ यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड मशीन लैंग्वेज में यहाँ प्रोग्रामिंग होती थी। तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया था कि पहले जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझते थे। यहाँ कोई इनपुट डिवाइस या कोई आउटपुट डिवाइस का यूज नहीं किया जाता था। जैसे मैं बात कर लूं आपकी एनीवेक, एडसेक, नाम तो सुना होगा, यूनिवेक, एनवेक, एडसेक, ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये सब एक रूम साइज के कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। लार्ज स्पेस को कंज्यूम करना, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना, लॉट ऑफ हीट जनरेट करना, स्टोरेज
और ऑपरेटिंग स्पेस जो स्पीड है वो कम होती थी, ठीक है, और साथ ही इनकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती थी वो भी रेस्ट्रिक्टेड होती थी, और यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी नहीं थी, बहुत लिमिटेड वे में आप प्रोग्रामिंग भी कर पाते थे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे आते हैं। तो भाई 1956 से शुरुआत हुई सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, कुछ इन्वेंशन हुई नई नई और उसी के साथ में ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया। तो 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स चले, जहां पे वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, किससे? ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से थोड़े स्मॉल इन साइज आते थे, आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रांजिस्टर्स होते हैं। मतलब आज भी जो आप माइक्रो प्रोसेसर चिप देखते हो ना, लेटेस्ट जिसकी जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ, उस माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में मिलियंस में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल इन साइज, ठीक है, और वो ट्रांजिस्टर से क्या करते हैं? ये मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग का काम करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि वैक्यूम ट्यूब को किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर्स ने। अब ट्रांजिस्टर्स के क्या क्या फीचर्स थे? ट्रांजिस्टर्स बेसिकली स्मॉल इन साइज थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब से थोड़े छोटे थे, और कम हीट जनरेट करते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। यहाँ पे जो पावर कंजप्शन था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था, वो वैक्यूम ट्यूब में ज्यादा था, यहाँ थोड़ा कम था। ये रिलायबल भी थे यदि हम बात करें एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। यहाँ भी मशीन लैंग्वेज में ही काम किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन से असेंबली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। तो अभी हमने देखा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, मशीन लैंग्वेज की बात बताई थी मैंने आपको, असेंबली लैंग्वेज देखो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज पर भी काम किया जाने लगा, असेंबली लैंग्वेज में कोड किया जाने लगा, ठीक है। अब ये जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते थे, ये बेसिकली कॉस्टली मशीन हुआ करती थी, और बेसिकली फ्रिक्वेंट जो हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंट जो मेंटेनेंस था इसमें लगता था, ऐसा नहीं कि ये कर दिए फिक्स तो हो गया, इसमें भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। अब यहाँ पे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज किया जाने लगा, जैसे टाइपराइटर्स, टेली टाइपराइटर्स, टाइपराइटर्स का नाम तो सुना होगा, देखा भी होगा, पंच कार्ड्स, ये बेसिकली यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का काम करते थे। यदि इनके हम एग्जांपल्स की बात करें तो IBM 1400 है ना, 7000 सीरीज के जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंट्रोल डेटा 3600, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो सबसे पहली जो स्टोरेज डिवाइस थी जहां डेटा को स्टोर किया जाता था वो थी मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, यहां से इन्वेंट हो चुकी थी, ठीक है। मैग्नेटिक टेप लार्ज इन साइज होती थी, जैसे वो पहले के टैप रिकॉर्डर्स नहीं आते थे, कैसेट्स चलती थी जिसमें रील्स होती थी, घूमती थी और डेटा स्टोर होता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी होता था, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। तो 1964 से 1971 तक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आए, जिसमें ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके IC चिप्स पे डेटा प्रोसेसिंग किया जाता था, ठीक है। मतलब जो टेक्निक का यहाँ पे यूज किया जाने लगा वो थी IC, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका नाम याद रखना, मतलब एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे आजकल आप प्रोसेसर नहीं देखते हो, चिप्स नहीं देखते हो, आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी एक चिप के फॉर्मेट में होता है, ऐसी एक चिप होती है जिसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन से ही एक्चुअल में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा। यहाँ वो कंप्यूटर्स आए जो कि स्मॉल इन साइज हुआ करते थे, ठीक है, एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स, एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। यहाँ पे सिलिकॉन की बनी होती थी IC चिप, जो किसकी बनी होती थी, किस मटेरियल की? सिलिकॉन की, याद रखना, ठीक है। इसमें रैम को भी इंट्रोड्यूस किया गया, 256 GB की आप रैम को यहाँ पे यूज कर सकते थे, 256 बिट वाली रैम को आप यूज कर सकते थे, ठीक है। और बेसिकली बात करें तो इस IP चिप में जो है वो किस मटेरियल से बनी थी? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी थी, मतलब आउटर जो इसकी लेयर होती थी वो सेमीकंडक्टर मटेरियल की होती थी, कुछ इस तरीके से। जो आप आजकल प्रोसेसर देखते हो ना, उसमें तो बहुत सारी चिप्स लगी होती है, वैसे ही यहाँ पर यूज किया जाता था। अब मैम इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जो नए हम आगे डिवाइसेस पे पहुंचे, अगली जनरेशन पे पहुंचे? तो सुनो, यहाँ पे ना हाईली रिलायबल और रिलेटिव इनएक्सपेंसिव और फास्टर फैसिलिटी तो थी, बट एज कंपेयर टू दिस बेसिकली बात करें तो वही की टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आनी चाहिए ना। जैसे जैसे आप देखते जा रहे हो कि अभी कुछ सालों यदि मैं बात करूं 10 से 20 साल या 10 साल की बात कर लूं, 5 से 10 साल, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिसमें आपको नए नए डिवाइसेस, नए नए फीचर्स की बात मिल रहे हैं। जैसे यदि हम मोबाइल फोन्स की बात कर ले बेटा जी, तो आप देखोगे मोबाइल फोन्स की, आप देख लो आए दिन, आप एक महीने की बात करो, एक महीने पहले आपको सेम मोबाइल फोन मिला था और एक महीने 15 दिन के अंदर ही आपको एक नया मोबाइल फोन उसी सेम कंपनी का नए नए फीचर्स के साथ में मिल जाता है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि सेकंड और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एक्चुअल में जो शुरुआत हुई कंप्यूटर की वो थर्ड जनरेशन से हुई। IC चिप का यूज किया जाने लगा, स्मॉलर इन साइज हुए, फास्टर हुए, रिलायबल हुए, लो पावर कंजप्शन था एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड, हाई लेवल लैंग्वेजेस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था,
मतलब C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम सुने ना, जिनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो यहीं से इन्वेंट हुआ है, ठीक है। मतलब इसी थर्ड जनरेशन से ही हाई लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जाने लगा और बेसिकली आप इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में कोड कर सकते थे, ठीक है। और 4 मेगाबाइट तक की यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी को 4 मेगाबाइट से 100 मेगाबाइट एमबी मेगाबाइट सुने, आजकल तो हम जीबी टीबी में खेल रहे हैं, एमबी मेगाबाइट तक का स्टोरेज डिवाइस यहाँ यूज किया जाता था और इसमें आप कीबोर्ड प्रिंटर्स को अटैच कर सकते थे इनपुट आउटपुट डिवाइस के फॉर्मेट में। कोर मेमोरी, डी रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क का यूज किया जाने लगा। IBM 360 के जो कंप्यूटर सिस्टम्स है उसमें इसको देख सकते हो आप, हनीवेल के कंप्यूटर सिस्टम, ICL सीरीज है ना, बेसिकली ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ जनरेशन। 1971 से अभी तक जो हम बात करें वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, है ना, जो बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं, ये ऑब्वियस सी बात है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स से मिलाकर इसको बनाया जाता है, बिलियंस ऑफ स्मॉल ट्रांजिस्टर्स और चिप्स से मिलकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो लार्ज और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट इसको कहते हैं हम। और IBM एप्पल के जो कंप्यूटर्स है बेसिकली वहां हम इसको देख सकते हैं इन माइक्रो कंप्यूटर्स में, ठीक है। नाउ पोर्टेबल कंप्यूटर्स डेवलप्ड ग्रेट डेवलपमेंट इन डेटा कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी विद हाई स्टोरेज कैपेसिटी अप टू टेराबाइट्स। आप देख रहे हो आजकल जो कंप्यूटर्स है उनमें टेराबाइट्स तक की स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाती है ना। प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जैसे मैं बात कर लूं पाइथन, पर्ल, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इस जनरेशन में यूज किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो जितने भी वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वॉइस इनपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा, सारे डिवाइसेस को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी चिप्स का यूज किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरीज, ब्लू रे डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, सभी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स है ये स्मॉलर है, फास्टर है, मोर स्पीड, रिलायबल, स्टोरेज कैपेसिटी की ज्यादा है और पर्सनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बूम कर रही है। नाउ अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है मैम कि ये जो जितने भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स उसको कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो इनके साइज के अकॉर्डिंग, इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और इनमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पेंटियम, इंटेल, ड्यूल कोर के जो भी आप प्रोसेसर्स देख रहे हो वो इसी जनरेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ड्यूल कोर सिस्टम्स, इंटेल के प्रोसेसर्स जो आते हैं, क्वाड कोर, पावर पीसी, AMD, राइजन, एप्पल, मैकिंटोश, IBM, डेल, ये सभी इसी जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ जनरेशन दैट इज प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो आज हम यूज कर रहे हैं और आज के बाद भी जो हम यूज करें क्योंकि टेक्नोलॉजी नेवर एंड्स, है ना, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन ग्रो करती जा रही है। तो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड इस पर्टिकुलर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां कंप्यूटर सिर्फ कैपेबल नहीं होते बल्कि ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकते हैं, ह्यूमंस की तरह मिमिक कर सकते हैं, ठीक है, जिनमें रोबोट्स वगैरह को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो आजकल जो आप देख रहे हो ना स्मार्ट मशीन्स, स्मार्ट डिवाइसेस के साथ साथ में रोबोटिक्स वगैरह जो डेवलप किए जा रहे हैं, वैरायटी ऑफ रोबोट, सर्विस रोबोट हो गए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हो गए, वो इन्हीं जनरेशन के कंप्यूटर्स पर बेस्ड है, दैट आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड स्टिल बीइंग डेवलप्ड, जो अभी भी डेवलप्ड हो रहे हैं मोर एफिशिएंटली, जिसमें आप वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम को देख लो, एडवांस्ड रोबोटिक्स को देख लो, ठीक है। दे यूज पैरेलल प्रोसेसिंग, एक्चुअली किसका यूज करते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग का, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं लगा होता है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रियलिटी, सुपर कंडक्टर्स का और साथ में यहाँ यूज किया जा रहा है। तो इस फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आप सुन रहे हो, दीज आर नोन एज पैरेलल प्रोसेसर कंप्यूटर्स, और इसमें जो यूज होता है कंडक्टर वो सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। नाउ दीज फाउंड इन एप्लीकेशन, अब इन सारे कंप्यूटर्स को या इन सारे प्रोसेसर्स को आप कहां देखते हो, जो इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है, दैट कंट्रोल द रूट ऑफ मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम्स, जहां पे आप देखते हो डिफेंस सिस्टम में अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो आपने देखा था वहां पे डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, राइट, वहां पे भी टेक्नोलॉजी ने अपना अलग ही रोल प्ले किया था, है ना। नाउ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स दैट कुड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स इनटू अदर लैंग्वेजेस, जैसे आजकल आप जो यूज करते हो NLP बेस्ड जितने भी टेक्स्ट ट्रांसलेटर्स का यूज कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट का
यूज करते हो, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, आपके टेक्स्ट को सुनकर वॉइस में कन्वर्ट कर देना, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, ये जितने एआई बेस्ड टूल्स है वो सभी इसी जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आते हैं। इवन आप यदि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज करते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम का भी यूज करते हो, तो उसमें भी आप मेटा एआई टूल को देखते हो। चैट्स प्रोसेसर के साथ में आजकल इनबिल्ट आपका एआई चैट भी इंक्लूड हो गया, जैसे चैट जीपीटी वगैरह, है ना। नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमने वहां देखे 4th जनरेशन में, वो यहाँ भी यूज कर सकते हो। वही सारे मेमोरी डिवाइसेस भी होते हैं, लेकिन इसके जो मेजर कंप्यूटर्स हैं, जो इसके एग्जांपल्स हैं, उनमें मेनी रोबोट्स और रोबोटिक डिवाइसेस आता है, ठीक है जी। तो अब मैम इवोल्यूशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यदि कोई आपसे हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आंसर करके आ पाओगे। इनका ईयर ध्यान रखना, और बेसिकली इनमें किन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है 1st जनरेशन से लेकर आज तक, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली आपसे इंपॉर्टेंटली पूछते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नाउ कम टू द लास्ट, दैट इज ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। कि मैम अब हम कंप्यूटर्स पे काम करना तो सीख गए, कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में भी सीख चुके हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंड, जब आप कंप्यूटर्स पे काम करते हो तो कुछ एरर्स भी आती है। ऐसा होता है ना, जनरली आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें भी एरर्स आ जाती है। आपने सिस्टम ऑन किया और कोई डिवाइस प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं है तो वहां भी एरर जनरेट होती है। आपका सिस्टम कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होता है, अगेन एंड अगेन रीस्टार्ट होने लगता है, आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो तो उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होता है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, है ना, जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे होते हो। तो इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना होता है। सो व्हाइल वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर्स यू मे एनकाउंटर सर्टेन प्रॉब्लम्स, योर सिस्टम वॉन्ट बूट और बूट रिपीटेडली और हीट्स अप और शोज डाउन ऑन ब्लू स्क्रीन। मतलब जैसे ही आपने सिस्टम स्टार्ट किया तो ब्लैक कलर का स्क्रीन होता है जहां पे बूटिंग प्रोसेस आपको दिखती है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बूटिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, कोई एरर जनरेट हो जाती है, जैसे इंसर्ट बूट ड्राइव, यदि हार्ड डिस्क में एरर होती है तो ऐसी एरर आपको शो होती है। ये एक ब्लू कलर का स्क्रीन आ जाता है और वहां पे आप बायो सेटअप में पहुंच जाते हैं और वहां पर भी एरर आपको शो होने लगती है, राइट। तो फॉर सच प्रॉब्लम्स यू शुड नो बेसिक ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स। तो इसके लिए हमें कुछ ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इनके लिए क्या करना है, क्या टिप्स है, वो देख लेते हैं। सो इन case of any problem, keep in mind some general tips given below and apply them first all before doing the further troubleshooting। जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हो किसी भी चीज को लेकर, नेटवर्क डिवाइस प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो आप ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर देते हो। कोई भी माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, ट्रबल शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बिफोर डूइंग दिस ना कुछ टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी होती है। पहला ये कि ऑलवेज चेक द केबल्स। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो तो भाई सारी केबल्स एक बार चेक कर लो। जनरली क्या होता है कि पावर केबल आपने जो लगाई हुई है प्रोसेसर में वो प्रॉपर्ली नहीं लगी हुई है, थोड़ी सी बाहर लगी हुई है। तो पावर केबल यदि प्रॉपर्ली नहीं लगी तो सिस्टम कैसे स्टार्ट होगा, और हम परेशान हो रहे होते हैं कि क्या पता क्या हो गया, सिस्टम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। या फिर आपका कीबोर्ड का या माउस का पिन सही से नहीं लगा होता है, थोड़ा भी लूज होता है, तो उस केस में भी कीबोर्ड माउस काम नहीं करते, कर्सर स्क्रीन पे मूव नहीं कर रहा होता है, तो वहां भी परेशानी होती है। वहां भी फिर हम ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पे जा सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दिस आपको पहले केबल्स चेक कर लेनी है। एक बार आपने केबल्स चेक कर लिया, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, देन आइसोलेट द प्रॉब्लम ना। इफ पॉसिबल ट्राई टू आइसोलेट द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, if you can't get the cursor to move on the screen, try to determine if the issue is with mouse. For this you have an extra mouse, replace and check again। यदि वाकई माउस में प्रॉब्लम है, माउस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा माउस होना चाहिए जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स, राइट। नाउ ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। देखो कभी कभी जनरली होता है कि आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन चलते चलते बंद हो गई, या आपका सिस्टम चलते चलते एकदम से बंद हो जाता है। तो इन दैट केस प्रॉपर ये वे होता है कि हम हमारे सिस्टम को रीस्टार्ट कर ले, या हैंग हो गया सिस्टम तो हम उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो समटाइम्स व्हेन यू सीम टू स्टक अप, ट्राई रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम द स्टैंडर्ड शटडाउन और रीस्टार्ट मेन्यू। बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट मेन्यूज भी होते हैं जिनकी आप मदद ले सकते हो, ठीक है। नाउ टेक नोट्स अबाउट एरर मैसेजेस। अब फॉर एग्जांपल कि सपोज माउस सही से नहीं लगा हुआ है ना आपके डिवाइस में, तो अब आपको एक एरर शो हो रही है, आपने पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव लगाते से आपको एक मैसेज आता है कि यूएसबी डिवाइस रिकॉग्नाइज, और सपोज कि आपने पेन ड्राइव सही से नहीं लगाई तो एक एरर जनरेट होती है लाइक यूएसबी डिवाइस डजंट रिकॉग्नाइज प्रॉपर्ली। तो ये एरर मैसेजेस आपको पता होने चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन में होने चाहिए कि इन एरर मैसेजेस का क्या मतलब है और इसको कैसे सॉल्व करना है। सो इफ योर कंप्यूटर गिव्स यू एरर मैसेज ना, बी श्योर टू राइट डाउन एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। इफ द बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स डोंट वर्क, यू मे नीड द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो प्रोग्राम रन स्लोली और इजंट वर्किंग, राइट, प्रोग्राम इज कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव। समटाइम्स किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और वो चलते चलते बंद हो जाती है, अनरेस्पॉन्सिव ऊपर लिखा हुआ आने लगता है, सारी चीज डिसेबल हो जाती है। तो वहां पे आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करोगे तो जितनी भी कंटिन्यूअसली चल रही टास्क होती है, टास्क मैनेजर से जाके
जाके वहां पे सबको क्लोज कर सकते हो, सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका सिस्टम प्रॉपर्ली फिर से वर्क करने लगता है। तो ये कुछ यहाँ पर बातें बताई गई हैं इस चैप्टर में। अदर देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर और रिवॉल्यूशन के बाद कि कंप्यूटर पे स्मूथली वर्किंग करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी होती है। तो इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ और इस सेशन के साथ में इस चैप्टर 1 को भी हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। मींस की चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का लिंक देख लेना, सिलेबस में मिल जाएगा, पार्ट 1 भी मिल जाएगा। पार्ट 2 आपने आज समझ लिया तो पूरा चैप्टर हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज योर्स। तो भाई क्लास 11th का आईपी, आईटी, सीएस, एआई सारी चीजें अब आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है। डेली कम्युनिटी पोस्ट पर सिलेबस, जो सिलेबस के साथ साथ आपका जो टाइम टेबल है वो भी जा रहा है। होपफुली अब सारे वीडियो लेक्चर्स आपको ऑन टाइम मिलेंगे। डोंट पैनिक, टाइम पर हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है जी। जैसे हमने चैप्टर 1 को खत्म किया है तो अगले सेशन में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूं जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे फिर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में, जहां बेसिक से पाइथन को समझेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो कि ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना जी। तो इसीलिए सबसे पहले अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई फाइनली बरखा मैम ने क्लास 11th आईपी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और सीएस के वीडियोस भी आपको मिल रहे हैं। सीएस का भी पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका वीडियो भी अवेलेबल है। तो सीएस वाले अपने जो दोस्त हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दो। और जिन बच्चों ने एआई लिया हुआ है तो बेटा क्लास 11th के एआई के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।